Hello everyone and welcome back to my channel. So this is unit 5, that is formation of partnership firm and joint stock company, right? So let's start with the topic. मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप हमें पता है कि इट इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर देन टू पर्सन, जो दो या दो से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं कि हम मिलके काम करेंगे। इसी को एग्रीमेंट को, इसी एसोसिएशन को हम पार्टनरशिप बोलते हैं। और जो लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं इंडिविजुअली उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। कलेक्टिवली वी कॉल देम एज फर्म। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर स्टूडेंट्स हैं उनको इंडिविजुअली हम स्टूडेंट्स बोलते हैं, पर ऑल द स्टूडेंट्स टेकन टुगेदर इज कॉल्ड एज क्लास। तो अलग अलग हम उनको इंडिविजुअली पार्टनर्स बोलते हैं, बट टुगेदर इट इज कॉल्ड एज फर्म। एंड according to Indian Partnership Act 1932, partnership is what relationship between two or more person जो एग्री करते हैं कि हम प्रॉफिट्स इस शेयर में, प्रॉफिट इस रेशो में शेयर करेंगे। ठीक है, एंड जो पार्टनरशिप फर्म है या बिजनेस है, इट कैन बी कैरिड बाय ऑल द पार्टनर्स, या कोई एक भी बिजनेस को रन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्मेशन? जो फॉर्मेशन है, इट द पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बिजनेस, इट इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपको बनवा कर आ सकता है, राइट? देन कैसे ये फॉर्म होता है? थ्रू एन एग्रीमेंट, दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। तो सारे पार्टनर्स मिलके एग्रीमेंट करते हैं और उस एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। देन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो है पार्टनर्स की अनलिमिटेड है। ये भी मैं आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर सपोज जो बिजनेस के एसेट्स हैं, फर्म के जो एसेट्स हैं, वो सफिशिएंट नहीं है फर्म की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। जैसे अगर फर्म, लाइबिलिटी का मतलब होता है जो फर्म को पैसा वापस करना है दूसरे लोगों को। सपोज ये 1 लाख है, ठीक है, और फर्म के जो एसेट्स हैं वो है 80,000। तो अभी 20,000 की जो है लॉस या लाइबिलिटीज वो कवर नहीं हो पाए। वो कहाँ से होंगे 20,000 के? वो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स यूज किए जाएंगे इन लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, राइट? देन म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है कि जो हर पार्टनर है वो प्रिंसिपल भी है, प्रिंसिपल मतलब ओनर, और वो एजेंट भी है फर्म का। तो कोई एक पार्टनर जो है अगर वो कोई भी डिसीजन लेता है, ठीक है, जैसे 3 पार्टनर्स है ए बी सी, अगर सी डिसीजन ले रहा है तो ए और बी, और वो बिजनेस रन कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी ये नहीं कह सकते कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस विच आर टेकन बाय सी। सी जो है अगर वो कोई भी डिसीजन ले रहा है और उसकी वजह से कोई डिसीजन, वो डिसीजन ठीक नहीं है और फर्म को कुछ लॉस हो रहा है, तो ए और बी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे उस डिसीजन के लिए और उस लॉसेस के लिए। सो बिकॉज सी इज एक्टिंग एज अ एजेंट फॉर ए एंड बी, राइट? इसी तरह ए और बी कोई डिसीजंस लेते हैं तो सी विल बी लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ ए एंड बी। दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। मेंबर्स कितने हैं पार्टनरशिप में? मिनिमम मेंबर्स 2 और मैक्सिमम जो है वो 50 है। मैनेजमेंट कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? पार्टनर्स जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस को मैनेज करने की। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब है कि कोई भी पार्टनर जो है वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी और पर्सन को जब तक बाकी पार्टनर्स हाँ ना कर दे। उनकी कंसेंट जरूरी है। अगर जब तक वो कंसेंट उनकी नहीं होगी, वो एग्री नहीं करेंगे, तो पार्टनर अपना शेयर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और पार्टनर जो है वो फर्म को, ही कैन लीव, ही कैन रिटायर, बट उसको नोटिस देना पड़ेगा बाकी पार्टनर्स को। कंटिन्यूटी, पार्टनरशिप कैन कम्स टू एन एंड अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है, रिटायर होता है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी, इनसैनिटी की वजह से पार्टनरशिप कम हो सकती है। बट अगर रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जैसे ए बी और सी है, सी की डेथ होगी तो ए और बी चाहे तो वो नया एग्रीमेंट बनाएंगे और न्यू एग्रीमेंट के अंदर दे कैन कंटिन्यू विद द बिजनेस। रिस्क बियरिंग, जो पार्टनर्स हैं वो एक पर्टिकुलर रेशो, एग्रीड रेशो में प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। जैसे अगर ए और बी दो पार्टनर्स हैं और वो बोलते हैं कि हम 2:3 की रेशो में प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, तो 2:3 की रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में। लेकिन अगर कोई रेशो स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर इक्वल रेशो, इक्वल का मतलब 1:1 में प्रॉफिट और लॉसेस शेयर होंगे। एडवांटेजेस क्या है? फॉर्म इजी फॉर्मेशन है, ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है।
और बहुत पार्टनर्स होते हैं, तो सभी पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो फाइनेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। डिसीजन मेकिंग बैलेंस होती है क्योंकि हर डिसीजन को जो है इवेल्युएट किया जाता है, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स देखा जाते हैं। बिजनेस सीक्रेसी जो है, जो पार्टनरशिप फर्म है वो इट इज़ नॉट बाउंड कि वो अपने अकाउंट्स पब्लिश करे, ठीक है। सो बिजनेस के सीक्रेट्स जो है वो पार्टनर्स तक ही रहते हैं। रिस्क शेयरिंग, ये भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे रिस्क जो है वो शेयर होता है बाय ऑल द पार्टनर्स, एक पार्टनर के ऊपर बर्डन नहीं रहता। डिसएडवांटेजेस क्या है पार्टनरशिप फर्म के? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मैं बता चुकी हूँ फीचर्स में, ये भी लैक ऑफ कंटिन्यूटी भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। लिमिटेड रिसोर्सेज, अब आप बोलोगे मैम ये तो पॉइंट कॉन्ट्रोडिक्टरी हो गया, अभी आपने एडवांटेजेस में बोला था मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखो मैक्सिमम पार्टनर्स तो 20 ही है ना, इससे ज्यादा लोग तो नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, तो इसलिए हम बोलते हैं कि दो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप ज्यादा फाइनेंस है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है तो उस केस में सिर्फ 20 ही मेंबर्स जो है पार्टनर्स वही कंट्रीब्यूट करेंगे और बहुत ज़्यादा फंड्स रेज नहीं हो सकते, तो ये एक प्रॉब्लम है। कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी है क्योंकि डिसीजन जो है वो सब मिलके लेते हैं, सबके व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं, तो डिसएग्रीमेंट हो जाता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, कि इनकी रिपोर्ट्स जो है ये अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं करते हैं, क्या फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन है लोगों को नहीं बताते, तो लोगों का ट्रस्ट भी इतना नहीं रहता है। नाउ टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पार्टनर कौन होता है? जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट और लॉसेस भी शेयर करता है और उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एंड ही मैनेजेस बिजनेस ऑल्सो। नाउ स्लीपिंग और डॉर्मेंट, ये देखिए स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर कौन होता है? जो कंट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल, प्रॉफिट और लॉसेस भी शेयर कर रहा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी है, लेकिन वो मैनेज नहीं करता, ही इज नॉट मैनेजिंग डे टू डे एक्टिविटीज। यही फर्क है एक्टिव और स्लीपिंग में। कैपिटल वाला प्रॉफिट और लॉसेस और लाइबिलिटी वाला पॉइंट तो सेम है, लेकिन एक्टिव पार्टनर जो है वो मैनेज कर रहा है बिजनेस को, स्लीपिंग और डॉर्मेंट कुछ मैनेज नहीं करता। सीक्रेट पार्टनर कौन है? ये भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्रॉफिट लॉस शेयर कर रहा है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, पार्टिसिपेट भी करता है बिजनेस एक्टिविटी में, बट उसकी जो आइडेंटिटी है ना बिजनेस के साथ, कि वो पार्टनर कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, बिजनेस का पार्टनर है, वो चीज सीक्रेट मेंटेन की जाती है, वो लोगों को नहीं बताया जाता, लोगों को पता ही नहीं होता इन जनरल पब्लिक कि ये जो है वो पार्टनर भी है। जैसे एग्जांपल मैं दे देती हूँ, ए बी सी अगेन, ए बी सी तीनों कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, कैपिटल प्रॉफिट लॉस भी शेयर कर रहे हैं, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, बिजनेस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर बी की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी हुई है, ये लोगों को नहीं बताया कि बी पार्टनर भी है। नॉमिनल पार्टनर कौन होता है? कंट्रीब्यूट नहीं करता कैपिटल, ही डज नॉट कंट्रीब्यूट, एंड प्रॉफिट और लॉसेस में भी इसका कोई शेयर नहीं होता, मैनेजमेंट भी बिजनेस में बिजनेस को मैनेज भी नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, एंड ही अलाउ द फर्म टू यूज हिज नेम एज अ पार्टनर फॉर द गुडविल ऑफ द फर्म। अब जैसे सपोज कोई बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी है, उसका बहुत नाम है, तो वो एग्री कर देता है बिजनेस पार्टनरशिप फर्म को कि हाँ तुम मेरा नाम यूज कर लो, आप मेरा नाम यूज कर सकते हो एज अ पार्टनर, आप लोगों को बता सकते हो कि मैं पार्टनर हूँ, लेकिन मैं कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, कोई प्रॉफिट लॉस शेयर नहीं करूंगा, कोई बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, बट यू कैन यूज माई नेम एंड यू कैन लेट पीपल नो कि आई एम अ पार्टनर, ठीक है, दैट इज नॉमिनल। देन पार्टनर बाय एस्टॉपल, इसमें पार्टनर बाय एस्टॉपल इज अ पर्सन, पार्ट नहीं है, ये पार्टनर होना चाहिए, who has no partnership in the firm but he represent himself as a partner by his own conduct or own words। ये भी कंट्रीब्यूट नहीं करता कैपिटल, पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर नहीं करता, लेकिन इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ऊपर वाले केस में भी नॉमिनल पार्टनर में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, ठीक है। अब ये क्या है? ये पार्टनर में एस्टॉपल कौन है? ये पार्टनर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन
अपने बिहेवियर से, अपने कंडक्ट से ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पार्टनर है। सो अभी इसका एग्जांपल मैं दूंगी, पर इससे पहले पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हम पढ़ते हैं, तभी मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बता पाऊंगी। ठीक है। A partner by holding out is a person who is actually not a partner, but when introduced by someone as a partner of the firm, she does not object even after becoming aware. He has unlimited liability and become liable to the creditors of the firm. पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट कौन होता है? जो पार्टनर तो नहीं है, लेकिन अगर किसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जैसे ए बी दो साथ में खड़े हैं और मिस्टर मिस्टर कुमार आ गए, ठीक है, और ए ने मिस्टर कुमार को बोला कि जो बी है, ठीक है, इसमें ए और बी और सी तीन लोग हैं, तीनों जो हैं वो साथ में खड़े हैं। एक्चुअल में पार्टनर्स कौन है? ए और बी। सी जो है वो पार्टनर नहीं है, लेकिन ए और बी और सी जब साथ में खड़े थे और मिस्टर कुमार आए, तो ए और बी ने सी को कैसे इंट्रोड्यूस किया कि ये हमारा पार्टनर है, ठीक है, और सी को पता था ये बात कि ये भी गलत बोल रहे हैं, लेकिन उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया, उसने डिनाई नहीं किया। तो ही विल बी हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी, चाहे वो कंट्रीब्यूट कर रहा है नहीं करेगा कैपिटल, लेकिन उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। क्योंकि जब ए और बी ने मिस्टर कुमार को ये बोला कि ये सी पार्टनर है, तो उसने उसी समय उसको चाहिए था कि वो मना करे, लेकिन उसने मना नहीं किया, डिनाई नहीं किया और वो चुप रहा। तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है, when introduced by someone as a partner of the firm, he or she does not object even after becoming aware. तो इसी को बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, अब व्हाट इज पार्टनर बाय एस्टॉपल, एक बार इसको दोबारा रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है कि ये वो पर्सन है कि जो अपने बिहेवियर से ये शो करता है कि वो फर्म का पार्टनर है, राइट। अपने कंडक्ट से, यहाँ पे किसी ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट द वे ही इज रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, तो ये दूसरों को इम्प्रेशन देता है कि ये पार्टनर है। तो जैसे एग्जांपल मैं इसका आपको एक बार बताती हूँ पार्टनर्स बाय एस्टॉपल का, कि कोई भी जैसे दो लोग यहाँ पे भी खड़े हैं, ए बी सी, ठीक है, और यहाँ पे मिस्टर राम आए हैं, यहाँ पे भी ए और बी पार्टनर है, सी पार्टनर नहीं, ठीक है। अब जब राम एड्रेस कर रहा है एबीसी को, तो राम को ये लगा कि ये तीनों पार्टनर्स हैं, और सी इज ऑल्सो स्टैंडिंग, ठीक है, एंड प्रिटेंडिंग, मतलब वो वहीं पे खड़ा है, लेकिन अपने बिहेवियर से, अपने वर्ड से वो ऐसे शो कर रहा है जैसे मैं भी पार्टनर हूँ। सो देन ही विल बी लाइबल फॉर दी, ही विल बी हैविंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में तो कोई सी को इंट्रोड्यूस ही कर रहा है ये पार्टनर, लेकिन पार्टनर बाय एस्टॉपल में सी को कोई इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा, लेकिन सी का बिहेवियर ऐसा है कि दूसरे को ये इंप्रेशन मिल रहा है कि वो पार्टनर है, राइट। सो ये दोनों में डिफरेंस है, पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। दिस इज द, ये पेपर में जरूर आता है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सो पार्टनरशिप फर्म को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड लायबिलिटी। ड्यूरेशन के बेसिस में पहले हम पढ़ लेते हैं, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। पहला है पार्टनरशिप एट विल। सो यहाँ पे पार्टनर्स की विल यानी उनकी इच्छा के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करते हैं, ठीक है, एंड इट इज फॉर्म फॉर इनडेफिनेट पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं फॉर्म होती, ये काफी इनडेफिनेट पीरियड के लिए फॉर्म होती है। यहाँ पे पार्टनर्स एग्री करते हैं हम बिजनेस को कैरी करेंगे एक साथ मिलके, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज, मतलब कि अगर पार्टनर्स चाहते हैं तो दे बिकम द पार्टनर्स, सो दिस इज देयरफॉर कॉल्ड एज पार्टनरशिप एट विल। व्हाट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप? यहाँ पे एक पर्पस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए करते हैं, और जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, राइट। देन पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। पहला है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में लायबिलिटी सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड है,
लिमिटेड पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, सिर्फ एक पार्टनर की, एक्सेप्ट वन, एक की तो अनलिमिटेड है, बाकी सबकी लिमिटेड है। तो मैं यहां लिख देती हूँ, वन पार्टनर की लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, रेस्ट अदर पार्टनर्स की इट इज अदर पार्टनर्स it is limited, right? देन फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म कैसे फॉर्म होती है? एग्रीमेंट के थ्रू। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन बेटर रहता है कि रिटर्न एग्रीमेंट हो, ताकि कभी कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट हो तो आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पे आप अपने राइट्स के लिए फाइट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं बेटा। कंटेंट्स क्या है पार्टनरशिप डीड के? पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम लिखा जाता है, नेचर क्या है बिजनेस का, लोकेशन, कितने टाइम के लिए बिजनेस कैरी होगा, कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया पार्टनर ने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स की, इंटरेस्ट कितना मिलेगा कैपिटल पे, ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सैलरीज ऑफ पार्टनर क्या होगी, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग एडमिशन, रिटायरमेंट, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट। तो ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो फर्म रजिस्टर्ड होती है, रजिस्ट्रेशन करवाती है, उसको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं एज कम्पेयर टू नॉन रजिस्टर्ड फर्म। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है कि अगर पार्टनर्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं एंड दैट एप्लीकेशन इज साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, और वो एप्लीकेशन किसको सबमिट होती है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को। दे ऑल्सो पे रजिस्ट्रेशन फीस। उस एप्लीकेशन में क्या इंफॉर्मेशन होती है? फर्म का नाम, लोकेशन, एड्रेस ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, ठीक है, देन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो रजिस्ट्रार जब अप्रूवल दे देता है, एंट्री कर देता है रजिस्टर में, तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जो फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कराती है तो उसको अनरजिस्टर्ड फर्म बोलते हैं, और अनरजिस्टर्ड फर्म को ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। देखो मैंने अभी आपको बताया था रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो बेनिफिट्स अनरजिस्टर्ड फर्म को नहीं मिलेंगे। तो अनरजिस्टर्ड फर्म को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कि जो पार्टनर है अनरजिस्टर्ड फर्म का, वो वो जो है केस नहीं फाइल कर सकता अगेंस्ट अदर पार्टनर्स। सेकेंडली, फर्म भी जो है अनरजिस्टर्ड फर्म, या अनरजिस्टर्ड फर्म की बात कर रही हूँ मैं, वो भी दूसरी केस दूसरे पार्टनर्स के, वो भी पार्टनर्स के अगेंस्ट जो है केस नहीं फाइल कर सकती है। कल फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट होता है, ना पार्टनर्स फाइल कर सकते हैं, ना अनरजिस्टर्ड फर्म केस फाइल कर सकती है। इसी तरह अनरजिस्टर्ड फर्म किसी और थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी केस नहीं फाइल कर सकती। इसलिए बोला जाता है कि टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस और टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, इसलिए जरूरी है कि फर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन कराए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट? जो बिजनेस को उनका पर्पस क्या है? टू कैरी लॉफुल एक्टिविटी, लीगल एक्टिविटी। बहुत बड़ी कंपनी होती है, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप कई बार सुटेबल नहीं होते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज मोस्ट सुटेबल। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन जिसकी लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है और कॉमन सील है। फीचर्स क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी के? कि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन क्यों है? क्योंकि ह्यूमन बीइंग की तरह तो नहीं है, बट इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट लाइक अ लीगल पर्सन, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है? इट कैन फाइल अ केस, इट कैन बी स्यू, इट कैन स्यू अदर्स, इट कैन बी स्यूड बाय अदर्स आल्सो। सेपरेट लीगल एंटिटी है इसकी मेंबर से, ठीक है? तो अपने नाम में प्रॉपर्टी खरीद सकती है और कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है ये सॉरी जॉइंट स्टॉक कंपनी। परपेचुअल सक्सेशन है कि मेंबर्स कैन कम एंड गो, बट कंपनी जो है इट कंटिन्यूज फॉर एवर। किसी मेंबर की डेथ भी हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो भी कंपनी गोज फॉर एवर।
लाइबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड है, और कितनी लिमिटेड है? टू द वैल्यू ऑफ द शेयर्स सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स। ठीक है, तो जैसे एक्स ने कितने शेयर्स खरीदे हैं? 2000 शेयर्स 100 रुपए के, तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी? उसकी लाइबिलिटी होगी सिर्फ 2 लाख रुपए तक की। कॉमन सील, अब कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो साइन नहीं कर सकती है, तो कॉमन सील होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसमें कॉमन सील लगाई जाती है, और दिस वे वो जो एग्रीमेंट है, डॉक्यूमेंट है, वो सब पे लीगली बाइंडिंग होता है। कंट्रोल किसके हाथ में होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं, और यहाँ पे जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। रिस्क बियरिंग, रिस्क ऑफ लॉस इज बोर्न बाय द ऑल द शेयर होल्डर्स। टाइप्स ऑफ कंपनी कौन सी होती है? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है? जहाँ पे प्राइवेट ओनर्स होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम जो है 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200। ठीक है, ये अपने नाम के आगे प्राइवेट, सॉरी, अपने नाम के आफ्टर द नेम इट पुट्स और राइट प्राइवेट लिमिटेड, जैसे एपेक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, और ये इट डज नॉट इनवाइट द पब्लिक फॉर द इशू ऑफ शेयर्स और सब्सक्राइब टू इट्स कैपिटल। तो लोगों को ये इनवाइट नहीं करती कि आप, इट डज नॉट इशू शेयर्स टू द पब्लिक so that they can subscribe. It does not invite the public for issue of shares. Then it restrict the shares, जो शेयर होल्डर्स हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी के, वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो प्राइवेट कंपनी डिफरेंट है पब्लिक कंपनी से। ठीक है, पब्लिक कंपनी के फीचर्स देखिए क्या है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे मेंबर्स अपने शेयर्स फ्रीली किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 lakhs है, और ये लोगों को इनवाइट करती है, इट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू शेयर्स। ओके, तो ये डिफरेंस जो है प्लीज अच्छी तरह कर लीजिएगा, ये पेपर में आता है। 1% कंपनी कौन है? यहाँ पे 1% इज द शेयर होल्डर। फीचर्स क्या है? पेड अप कैपिटल does not exceed 50 lakh and annual turnover does not exceed 2 करोड़। लाइबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड है 1% कंपनी में, एंड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 1 है, मैक्सिमम 15 है। शेयर होल्डर हैज टू मेंशन ऑन नॉमिनी व्हाइल रजिस्टरिंग द कंपनी। तो ये इसके बारे में डिटेल में ज़्यादा हमें नहीं करना है, बट दिस टॉपिक चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेजेस। ठीक है, फॉर्मेशन में ये स्टेजेस हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तो 2 ही स्टेजेस होती है, प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन। लेकिन पब्लिक कंपनी के 4 स्टेजेस होती है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सो प्राइवेट कंपनी हैज टू अंडरगो ओनली 2 स्टेजेस, बट पब्लिक कंपनी जो है उसको चारों स्टेजेस कवर करनी पड़ती हैं, तभी उसको मिलता है सर्टिफिकेट। तो प्राइवेट कंपनी बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकती है? जब उसको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन पब्लिक कंपनी कब बिजनेस स्टार्ट कर सकती है? जब उसको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये चीज इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रही हूँ। प्राइवेट कंपनी को बिजनेस कब स्टार्ट कर सकती है? जब उसको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेकिन पब्लिक कंपनी का बिजनेस स्टार्ट कर सकती है जब उसको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टेज नंबर 1, प्रमोशन। प्रमोशन जो है, इसका मतलब क्या होता है? सारे वो स्टेप्स प्रमोशन में आते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ द आइडिया, बिजनेस स्टार्ट करने का, कंपनी स्टार्ट करने के आइडिया से लेके टिल द कंपनी इज फॉर्म्ड, ऑल द स्टेप्स आर इंक्लूडेड इन प्रमोशन। तो प्रमोशन में क्या क्या स्टेजेस होती हैं? बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की जाती है, तो हम पहले आइडिया आता है कि बिजनेस सेट करना है, फिर उस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो पहले आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हो, न्यू बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया आया, आपने अपॉर्चुनिटी देखी, हाँ इस हम सेट कर सकते हैं। फिर आप फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट कर सकते हो। फिजिबिलिटी का मतलब है क्या हमारे पास जो हमें आइडिया आया है वो फिजिबल है, क्या हमें कोई रॉ मटेरियल मिल जाएंगे, हमें किसी कैपिटल की तो जरूरत कमी नहीं होगी, क्या हमें लेबर मिल जाएगी। तो ऑल
टेक्निकल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आप देखते हो। देखो टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी में आप टेक्निकल फिजिबिलिटी देखते हो। टेक्निकल फिजिबिलिटी में है कि आपको जो टेक्नोलॉजी चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, या रिसोर्सेज चाहिए, या कोई रॉ मटेरियल चाहिए, वो इजीली मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी आप देखते हो कि फंड्स जो चाहिए आपको बिजनेस कैरी करने के लिए वो इजीली मिलेंगे या नहीं। ठीक है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा, कितना कॉस्ट होगा, कितना रेवेन्यू होगा, राइट। तो आपने पहले क्या किया, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई की, फिजिबिलिटी स्टडी की, नेम अप्रूवल लोगे फिजिबिलिटी स्टडी के बाद। तो अब यू विल गिव नेम टू द कंपनी। प्रमोटर्स नाम सिलेक्ट करते हैं और एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फॉर अप्रूवल। ठीक है, कि नेम अप्रूवल। देन फिक्सिंग अप सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब नेम अप्रूव कर देता है रजिस्ट्रार, तो प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं कि कौन से वो मेंबर्स होंगे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करेंगे, राइट। फिर प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाते हैं एंड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो ये सारी स्टेजेस, ये प्रमोशन के अंदर ये सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। प्रमोटर कौन होता है, जो ये सारे काम करता है। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शंस व्हिच आर परफॉर्म बाय द प्रमोटर अंडर द प्रमोशन स्टेज। प्रमोशन के बाद आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, सेकेंड स्टेज। तो यहाँ पे प्रमोटर क्या करता है, रजिस्ट्रार को एक एप्लीकेशन लिखता है और रजिस्ट्रार से उसको क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो ही प्राइवेट कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, राइट। तो स्टेप्स क्या हैं इनकॉर्पोरेशन में, ये काफी बड़ा चैप्टर है बेटा, तो इसलिए वीडियो कैन बी लिटिल बिट लॉन्ग ऑल्सो, राइट। आई एम ट्राइंग टू वाइंड अप एंड बी वेरी प्रिसाइज, ताकि इसको जल्दी कवर करें। स्टेप्स क्या हैं, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जब नेम का अप्रूवल हो जाता है, ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को हम सबमिट करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स। तो पहला स्टेप है इनकॉर्पोरेशन में ये डॉक्यूमेंट्स फाइल करना। ठीक है, फिर डॉक्यूमेंट्स के साथ आप फीस डिपॉजिट करते हो रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाई हो जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो कंपनी का नाम रजिस्टर में एंटर करता है और कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है। जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है तो प्राइवेट कंपनी तो इमीडिएटली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को 2 स्टेप्स और करने हैं। ठीक है, पब्लिक कंपनी को थर्ड स्टेप करना है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। पब्लिक कंपनी को फंड्स रेज करने हैं, और कैसे वो रेज कर सकती है, बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। स्टेप्स क्या हैं विच आर इन्वॉल्व इन कैपिटल सब्सक्रिप्शन। पहले सेबी, इसकी फुल फॉर्म आती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका अप्रूवल चाहिए, राइट। फिर पब्लिक कंपनी को पहले अप्रूवल लेना है सेबी से, सो दैट इट कैन रेज द फंड्स। फिर प्रोस्पेक्टस फाइल किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ठीक है, वो रजिस्टर ऑफ कंपनी के साथ फाइल किया जाता है। ये क्या डॉक्यूमेंट है, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। प्रोस्पेक्टस के थ्रू ही पब्लिक को बोला जाता है, पब्लिक को इनवाइट किया जाता है ताकि वो पब्लिक जो है कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स खरीदे। फिर प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए जाते हैं, जैसे बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर्स एक्सेट्रा। बैंकर्स कौन होते हैं, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं। अंडरराइटर्स कौन होते हैं, कि अगर पब्लिक शेयर्स नहीं खरीदेगी तो ये गारंटी देते हैं कि अगर लोग नहीं शेयर्स खरीद रहे तो वी विल बाय द शेयर्स। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी कैन स्टार्ट द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ओनली व्हेन मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स हैज बीन सब्सक्राइब्ड। तो कंपनी क्या करती है, वो शेयर्स को तभी लोगों को दे सकती है, अलॉट कर सकती है, अगर उसको कुछ मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए हैं। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% ऑफ द इशूड कैपिटल। ये भी 1 मार्कर आ सकता है। जैसे कंपनी ने बोला है कि मैं 10,000 शेयर्स
कंपनी वांट्स टू इशू 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो कितना हो गया टोटल कैपिटल? 10 lakhs, 10,000 इंटू 100, तो कितनी मिनिमम अमाउंट कंपनी को मिलना चाहिए? 10 लाख का 90%, तो वो होता है 90,000। ठीक है, 9 लाख, सॉरी, इट इज 9 lakhs, राइट। तो मिनिमम 9 लाख अगर कंपनी को लोग सब्सक्राइब करेंगे और 9 लाख एप्लीकेशन मनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलेगी, तभी कंपनी जो है अलॉट कर सकती है। देन एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी फिर क्या करेगी? स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई करेगी ताकि वो अपने शेयर्स और डिबेंचर्स को के साथ वहां पे इट कैन डील विद इट। देन फाइनली शेयर्स जो है वो अलॉट हो जाते हैं, राइट। नेम और एड्रेस शेयर होल्डर्स का, कितने शेयर्स उनको अलॉट हुए हैं, ये हम जो है रजिस्ट्रार को सारी डिटेल सबमिट करते हैं इन अ स्टेटमेंट कॉल्ड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। फाइनली कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये फोर्थ स्टेज है कि जब मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो जाती है तो पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रार को अप्लाई करती है ताकि वो इशू करे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। रजिस्ट्रार इफ ही इज सेटिस्फाइड देन ही विल इशू द सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट के मिलते ही, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के मिलते ही पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस, राइट। Important documents used in formation of company, मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रोस्पेक्टस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। क्यों? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है? कंपनी की पावर्स, ऑब्जेक्टिव्स बताता है, राइट। एंड इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स, सभी को बताता है इंफॉर्मेशन, आउटसाइडर्स को, क्रेडिटर्स को। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम डॉक्ट्रीन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपनी कोई भी ऐसा काम करती है जो मेमोरेंडम में नहीं लिखा, तो वो इट इज कंसिडर्ड एज अल्ट्रा वायरस, हम उसको लीगल नहीं मानेंगे। मेमोरेंडम में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं? नेम क्लॉज होता है, कंपनी का नाम, नेम ऑफ द स्टेट जहाँ पे कंपनी का ऑफिस सिचुएटेड होगा, किस पर्पस के लिए कंपनी बनी है, लाइबिलिटी कितनी होगी मेंबर्स की बताया जाता है, कितना ऑथराइज कैपिटल होगा कंपनी का, एंड डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर्स होती है वहाँ पे, कि डायरेक्टर्स ये लिख के देते हैं कि दे हैव एग्रीड कि दे वांट टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी। देन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ठीक है। जो कंपनी के जो मेंबर्स हैं दे फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। ये ड्यूटीज बताती है, राइट्स बताती है मैनेजर्स के, डायरेक्टर्स के, और इसको हम, कंपनी के एक्चुअली बाय लॉज होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कंटेंट्स क्या होते हैं आर्टिकल्स में? शेयर कैपिटल, राइट क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, कि किस तरह शेयर्स अलॉट होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट इशू होते हैं, एक्सेट्रा। तो ये आप रीड कर सकते हैं सारा। आई एम नॉट अननेसेसरली रीडिंग एवरीथिंग, ये सारी चीजें आर्टिकल्स में लिखी होती है, राइट। डिफरेंस आप पढ़ लीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेमोरेंडम चार्टर है और आर्टिकल लॉज है कंपनी का। प्रोस्पेक्टस क्या है? ये वो डॉक्यूमेंट है जिससे लोगों को, पब्लिक को इनवाइट किया जाता है ताकि वो शेयर्स कंपनीज के, डिबेंचर्स कंपनी के सब्सक्राइब करें। कंटेंट्स क्या है? कंपनी का नाम, नेचर, नंबर ऑफ शेयर्स, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सेट्रा। So this is all about this unit, and this is a one shot revision video. ठीक है, I hope you it is going to help you while you will be preparing for your exam. Thank you for watching it.